हेलो दोस्तों। आज हम बायो का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, द लिविंग वर्ल्ड, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। बायो का सबसे पहला चैप्टर है ये 11th के बायो का, इसको स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड को। इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सोनोमिकल एड्स। व्हाट इज़ लिविंग में अपने लोग को पढ़ना होगा कि लिविंग होता क्या है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ना होगा, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कंससनेस हो गया, ये सब लिविंग में गुण होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग जो है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, उसके बारे में पढ़ना है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन कौन सा होता है, जैसे फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब कौन कौन से टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर टेक्सोनोमिकल ऐड के बारे में पढ़ना है कि इसको किस तरह संभाल के रखा जाता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सबको म्यूजियम ये सब में संभाल के रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का तो है स्टार्टिंग। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि ये दुनिया कितना आश्चर्यजनक है ना। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, यहाँ पे इतना ना ज़्यादा मतलब जीव रहते हैं अलग अलग तरह के, ये बहुत अद्भुत लगता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कॉल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट्स, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डिजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स। जो यहाँ पे ओशियंस हैं, फॉरेस्ट्स हैं, कोल्ड माउंटेन्स हैं, लेक्स है, डिजर्ट हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ये कितना मतलब अद्भुत बात है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब जो बहुत बेकार से बेकार सिचुएशन तक में सर्वाइव कर लेता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगा, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते पाते हैं। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हुए मिलते हैं अपने लोग को। जैसे हो गया एग्जांपल में आप सुने होंगे अर्क बैक्टीरिया के बारे में, जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, तो वो तो एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है लिवस एस्पिसलेस। एस्पिसलेस का मतलब हम बोल के बयान नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे जगह पे ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers और the attacking shark evokes away under deep songs of wonder। जो तेज़ी से दौड़ता हुआ घोड़ा का जो ब्यूटी है और चहचहाती हुई चिड़िया का जो ब्यूटी है इधर उधर करते हुए, वेली पे लगे हुए फ्लावर शार्क जो मतलब एक साथ अटैक करते हैं, ये सब का जो एक तरीके का ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बहुत अद्भुत लगता है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस धरती पे। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। बोला इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे शेर है खा लेता है बकरी को, बकरी खा लेता है पेड़ को, तो ये एक तरीके का इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, झगड़े की तरह इकोलॉजी में ही, हमारे इन्वायरमेंट में ही एक तरीके का झगड़े की तरह हो गया। कोऑपरेशन, जैसे पेड़ से हम लोग फल वल ले लेते हैं, तो ये एक तरीके का पेड़ हम लोग को कोऑपरेट करता है सर्वाइव करने के लिए। वही बात वही यहाँ पे बोल रहा है। ये सब एक तरीके का क्या है कि मतलब वास्तव में ज़िंदगी है क्या, यहाँ से पता चलता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोऑपरेशन भी करते हैं, तो यही लिविंग वर्ल्ड की ज़िंदगी ही है। कोई भी अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस धरती पे, वो एक दूसरे का सपोर्ट लेता है, चाहे वो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हो या फिर कॉपरेशन के थ्रू हो। तो अब लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट टेक्निकल 1/6 आंसर व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन 1/6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। एज साइंटिस्ट वी शॉल नॉट अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो क्वेश्चन है व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जिंदगी है क्या, ये अपने साथ 2 क्वेश्चन को और लेके आता है, जो कि पहला टेक्निकल है और दूसरा फिलोसफिकल है। एज अ साइंटिस्ट हम सेकंड क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते हैं, जो कि फिलोसफिकल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, तो इसको हम एज अ साइंटिस्ट तो उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन व्हाट लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग, मतलब लिविंग में ऐसा क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग में नहीं है, इसका हम जरूर बता सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के कि इसका उत्तर क्या होगा, कि लिविंग में ऐसा क्या क्या चीज़ होता है जो नॉन लिविंग में हम नहीं पाते हैं। ये पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ पे था ना क्या, ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो लिविंग में हो पर नॉन लिविंग में नहीं हो, मतलब कि व्हाट इज़ इन लिविंग एज अपोज टू बी नॉन लिविंग। तो पढ़ते हैं ऐसा क्या क्या चीज़ होता है लिविंग में। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग। तो इसमें बोल रहा है जब भी हम लिविंग को डिफाइन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा करेक्टर है जो लिविंग में पाया जाता है। जैसे हो गया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग बॉडी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी हम लिविंग के बारे में थिंकिंग करते हैं कि लिविंग होगा क्या, उसको डिफाइन करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ ना कुछ फीचर आने लगता है लिविंग के बारे में, कि लिविंग थिंग ग्रोथ करता है, लिविंग थिंग में हाइट बढ़ता है, लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करता है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जैसे ही हम गर्मी या ठंडी आता है उसको पता चल जाता है। एंड अमाउंट सुइटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड, हम लोग के दिमाग में कुछ रिस्पॉन्स आता है। जैसे मान लीजिए गर्मी हमको अगर पता चल जाता है सेंस करके, तो हम उस पर सुइटेबल रिस्पॉन्स करते हैं। उस पर गर्मी के टाइम में हम मोटा कपड़ा नहीं पहनते, सूती कपड़ा पहनते, तो ये भी एक तरीके का क्या है, रिस्पॉन्स ही है।
इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब यूनिक फीचर है। वन जो कि सिर्फ लिविंग में ही पाया जा सकता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा ये सब। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। अब बोला हम इसमें कुछ और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे हो गया मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होते रहता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हम लोग में सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को बनाने की क्षमता खुद के थ्रू, इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेक्ट करना मतलब हो गया टाइगर्स, ये सबसे टाइगर जो होता है खा लेता है किसी जानवर वालों को, तो एक तरीके का इंटरेक्ट ही है। इमरजेंस भी होता है, इमरजेंस मतलब कि समय के साथ साथ मतलब कि चेंजमेंट करना, जैसे हो गया बंदर से हम लोग बने तो ये क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हो गया था, तो उसी को ये सब इमरजेंस में ही आता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जितना भी लिविंग का फीचर है, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सबको एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने से पहले एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, लिविंग में मतलब कि ऐसा क्या क्या चीज़ है, ये तो जान लिए हम लोग लिविंग में क्या होता है, जैसे ग्रोथ प्रोडक्शन। तो ये कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है कि ग्रोथ होगा, ये डिफाइनिंग फीचर है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर होगा, क्या कौन सा फीचर है। ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये डिफाइनिंग होता है, कि ये करेक्टरिस्टिक्स होता है, पर ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि डिफाइनिंग किसको बोलते हैं और करेक्टरिस्टिक। फीचर दो तरीके का होता है, डिफाइनिंग और करेक्टरिस्टिक्स। वैसा फीचर जो सिर्फ लिविंग में पाया जा सकता है, 100% लिविंग में, सिर्फ और सिर्फ लिविंग, यानी कि इसमें नॉन लिविंग का कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारा शरीर सेल का बना हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये भी क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर। नॉन लिविंग का जो बॉडी होता है वो सेल का बना हुआ नहीं रहता है, तो ये सब आ जाएगा डिफाइनिंग फीचर में। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर उसको बोलेंगे जो कि लिविंग में पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है, और ये नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है। तो इस फीचर को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रोथ। अब ये ग्रोथ है तो ये लिविंग तो करेगा ही, जैसे ही हाइट बढ़ेगा, लेकिन नॉन लिविंग भी करता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन लिविंग किस तरह ग्रोथ करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा वर्कर बी के बारे में, बी में सिर्फ क्वीन बी ही रिप्रोड्यूस कर पाती है और वर्कर रिप्रोड्यूस नहीं करती, तो ये सब स्टेराइल वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्या है कि ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ये लोग स्टेराइल हो जाते हैं। साथ ही साथ ये नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब फाइनली ये है कि डिफाइनिंग हम उसको बोलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में फीचर पाया जाएगा, नॉन लिविंग में उसका कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलेंगे जो लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, और लिविंग में नहीं भी हो सकता है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बोलेंगे। अब आगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता है क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि लिविंग के बारे में जब भी सोचते हैं तो उसका कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग। तो अब ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। सबसे पहला जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये तो सबसे कॉमन फीचर है ग्रोथ, जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, इसका हाइट इतना बड़ा है, ये है वो है। सबसे पहला फीचर उसी के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो करते हैं एकदम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम आप कोई भी जानवर हो वो तो ग्रो करते ही रहता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रोथ दो तरीके से होता है। अगर आप मान लीजिए आपका मास बढ़ गया शरीर का, यानी एक तरीके का हाइट भी बढ़ गया, तो वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। और दूसरा ग्रोथ का ये तरीका है इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आपका नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है वो दो बैक्टीरिया बना, तो वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है वो दो तरीके से होता है, पहला इंक्रीज इन मास, दूसरा इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और इसी को बायो में टर्म ले लिया जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आपको ऑप्शन ए में दे देगा इंक्रीज इन मास, बी में दे देगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, और डी में आपको दे देगा नन ऑफ दिस। तो ऐसे में आप एक किसी को टिक नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को डालिएगा, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ एक ही तरीका से नहीं होता है, दो तरीके से होता है। और ग्रोथ का ट्विन यानी दो तरीका है ग्रोथ करने का। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आगे पढ़ते हैं। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल डिवीजन से बढ़ता है। अब मल्टी सेलुलर जो होगा वो सेल डिवीजन करके ही ना ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह ग्रोथ करेगा, उसमें शरीर के अंदर सेल डिवीजन होगा तभी तो उसका ग्रोथ होगा। और यही ये बात जो है ग्रोथ, ये प्लांट में सेल डिवीजन हमेशा होते रहता है, तो इसके वजह से प्लांट का ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, प्लांट का ग्रोथ हमेशा होते रहता है थ्रू देयर लाइफ स्पैन, पूरा लाइफ स्पैन। जबकि एनिमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, ग्रोथ इसमें कुछ सर्टेन एक फिक्स एज तक ही होता है। तो प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा, पूरा लाइफ टाइम तक होते रहेगा, लेकिन हम लोग में सेल डिवीजन एक लिमिटेड ईयर तक होता है, एक सर्टेन ईयर तक ही हो पाता है। हाई एवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस। मतलब ये नहीं है कि अब ग्रोथ रुक गया तो अब कहीं पे हमको चोट लग गया तो वहाँ का जो डेड सेल है उसको रिप्लेस नहीं होगा, वो होगा बट ग्रोथ रुक जाएगा, हमारा जो हाइट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सेल डिवीजन से बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। इसमें कुछ बात है जो आपको बार बार कंफ्यूज कर सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इधर साइड में देखिए एनसीईआरटी के साइड में
एक बात लिखा हुआ है सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब में क्या है कि आपको ये बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि अभी आगे हम लोगों ने क्या लिखा है कि ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंक्रीज इन मास। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक तरीके क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनना हो गया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि उसका संख्या बढ़ जा रहा है, तो 1 से 2 होना। तो बैक्टीरिया इसमें क्या है, बैक्टीरिया में 1 से 2 हो रहा है, तो उसमें सेल डिवीजन से भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है, ग्रोथ होगा तब भी हो सकता है। तो मतलब तीनों वर्ड इसमें ये बात का आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किसके लिए हम यूज करें ग्रोथ, किसके लिए यूज करें रिप्रोडक्शन, किसके लिए सेल डिवीजन। तो बैक्टीरिया में यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए हम ये 3 वर्ड हैं ना उसको सेम समझ लेते हैं, हम लोग को सेम सुनने में लगता है, इसलिए ये तीनों वर्ड का एक तरीके से एक नाम दे दिया गया, नया नाम, जिसका नाम है इंक्लूसिव इवेंट। मतलब कि ये तीनों एक साथ होता है, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। इसीलिए बैक्टीरिया में इसका नाम दे दिया गया है इंक्लूसिव इवेंट, यानी यूनिसेलुलर में। और एक दो बात और है जो जान लीजिए पहले ही। अब यूनिसेलुलर में हो गया इंक्लूसिव इवेंट, तो मल्टी सेलुलर में क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें मल्टी सेलुलर में आपको रिप्रोडक्शन अलग होगा, ग्रोथ अलग होता है, सेल डिवीजन अलग बात होता है, तीनों अलग अलग टर्म है। तो मल्टी सेलुलर में इन तीनों टर्म का हम लोग नाम दे देते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट किसमें था, यूनिसेलुलर में, चूँकि उसमें सारी चीज़ एक साथ हो रहा था अंदर। और इसमें क्या है, इसमें सारा चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता, सारा चीज़ अलग अलग टाइम पे होगा, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सक्लूसिव इवेंट। ये देखिए वर्ड विट्रो कल्चर और वीवो कल्चर, ये दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। विट्रो कल्चर मतलब ये हुआ कि जो ये शरीर से बाहर होगा, ये शरीर के अंदर नहीं होगा, शरीर के बाहर होगा, जिसमें कल्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रख देते हैं, इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है इजीली। और वीवो कल्चर हमारे शरीर के अंदर होगा, इसमें भी वही ग्रो करता है। अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब ये बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सेल डिवीजन से बढ़ता है, इसका ग्रोथ इसी तरीके का होता है, और हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं। कभी विट्रो कल्चर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, विट्रो कल्चर में एक बैक्टीरिया को डालेंगे तो तुरंत ही थोड़ा ही देर में 2-3 घंटे में ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगा, इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम इसका ग्रोथ इजीली देख सकते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोला है बहुत ही ज़्यादा जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोग को ये बात याद रखना चाहिए कि जो हमारा बॉडी का मास है वो अगर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है। तो हम आपको पहले ही बता दिए ग्रोथ का 2 तरीका, सबसे पहले इंक्रीज इन मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब ये बोल रहा है लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अब ये लाइन का मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ये भी ग्रो करता है। अगर हम ये बात दिमाग में सोचें कि इंक्रीज इन बॉडी मास जो है ये भी ग्रोथ का एक क्राइटेरिया, ये तो है ही, हम लोग पहले ही जान लिए हैं कि बॉडी का मास बढ़े या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़े तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका एक लिविंग ऑब्जेक्ट का भी ग्रोथ होता है, इसका मतलब ये हुआ mountains, boulders and sand mountains to grow. However, this kind of growth exhibited by living objects is by accumulation of material on the surface. No living organism growth is from inside. तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है ये लाइन, न लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ये भी ग्रो करेगा अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया डालें तब। माउंटेन्स जो है ये सब भी ग्रो करता है, इस पर कुछ अगर मटेरियल बाहर से रख दे, एक्यूमुलेट कर दे, जैसे मान लीजिए हम लोग के गांव में गोबर रखते हैं तो एक पे मतलब हर दिन उसमें गाय का जो गोबर होता है उस पर जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जमा करते, वो तो बढ़ते रहता है एक तरीके से हाइट की तरह ही, तो वो बढ़ना हो गया ना। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे मास भी बढ़ते रहता है साथ में, और साथ में ऐसा लगता है कि जैसे हाइट उसका बढ़ रहा हो। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है बायोलॉजिकल टर्म में कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है ये भी ग्रो करता है अगर हम इसका क्राइटेरिया देखें इंक्रीज इन बॉडी मास तब। ओके, समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ये अंदर से ग्रोथ करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया बस हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अंदर से भी ग्रो करता है। तो अब अंदर से ग्रो बाहर से ग्रो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ये तो बाहर से ना ग्रोथ कराता है, जैसे हम उस पर गोबर पे गोबर हर दिन डाल के रखते हैं तो वो क्या, वो बाहर से ग्रोथ करते रहता है। लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, लिविंग यानी जिसमें हम लोग आते हैं, तो हम लोग का ग्रोथ अंदर से होता है, सेल डिवीजन होते रहता है, हम लोग का शरीर का हाइट बढ़ते रहता है, सेल डिवीजन होते रहता है, इसको हम खुद से देखते नहीं, ये अंदर ही अंदर होते रहता है। तो ये हुआ कि ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड्स इन लिविंग, मतलब कि लिविंग में ग्रोथ जो होगा इनसाइड होगा, और लिविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें ग्रोथ कैसा होगा, आउटसाइड से होगा, यानी कि उस पर हम कुछ ना कुछ मटेरियल अकुमुलेट करेंगे, जमा करेंगे तब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिविंग में भी पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद कीजिए, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया था, डिफाइनिंग उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलेंगे जो लिविंग में भी पाया जाएगा, सारे लिविंग में नहीं भी पाया जा सकता है और नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या फिर नॉन डिफाइनिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गया, या फिर नॉन डिफाइनिंग भी इसको बोल सकते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन देन वी अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। तो हम यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब तो ठीक है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन रियली में जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ही ग्रो करता है। एक्चुअली में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो नहीं करता है, डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करता है, लेकिन फिर भी ऐसा हम बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। चूँकि बायोलॉजिकल व्यू होता है कुछ, तो उसको मान के चलना पड़ता है। अब इसमें देखिए ग्रोथ के बारे में तो पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें एक बात है जो कि नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला था ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, जैसे हम लोग पढ़ा था अभी तुरंत, लिविंग बीइंग जो होता है वो उसमें अंदर से हाइट बढ़ता है, यानी कि ग्रोथ होता है। तो अंदर से जो ग्रोथ होता है उसका नाम होता है इंटरसस्केप्शन। आपको स्पेलिंग आगे देख लीजिएगा, इंटरसस्केप्शन होता है इसका स्पेलिंग। लेकिन नॉन लिविंग में भी जो ग्रोथ होता है जो कि बाहर से होता है तो उसको एक्रेशन बोल देते हैं। ये देखिए एक्रेशन, यानी नॉन लिविंग ग्रो बाय आउटसाइड, यानी कि एक्रेशन हो गया ये एक्रेशन, यानी कि बाहर से जो बढ़ता है कुछ ना कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट होकर, उसका नाम हो गया एक्रेशन। तो एक्रेशन क्या हो जाएगा? एक्रेशन आप ये बताइए कि डिफाइनिंग होगा या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ना सिंपल सी बात है भाई, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, ये तो लिविंग में भी हो सकता है, तो दोनों में हो गया, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। लेकिन ग्रोथ बाय इनसाइड दैट इज इंटरसस्केप्शन, ये तो डिफाइनिंग फीचर होगा, चूँकि अंदर से ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही हो रहा था, नॉन लिविंग में तो बाहर से ना ग्रोथ हो रहा था, तो ये सिर्फ लिविंग में पाया गया, तो इसको हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर होगा। ग्रोथ में दो चीज़ के बारे में पढ़े, इंटरसस्केप्शन जो कि लिविंग के बारे ग्रोथ के बारे में बता रहा था, और एक्रेशन जो कि नॉन लिविंग के ग्रोथ के बारे में बता रहा था। नॉन लिविंग का ग्रोथ हो रहा था बाहर से, लिविंग का ग्रोथ हो रहा था अंदर से। तो इंटरसस्केप्शन और एक्रेशन के बारे में पढ़े। अब आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी आप लोगों को बताए थे थोड़ा देर पहले कि इसमें जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर होता है उसी के बारे में पढ़ना है, और कोई खास अलग स्पेशली अभी नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, व्हाट इज़ लिविंग में। तो लिविंग में ऐसा क्या क्या चीज़ होता है जो पाया जाता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ग्रोथ था उसी तरह। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। अब बोला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि नया प्रोजेनी बना जो कि अपने पेरेंट से कम या ज़्यादा सिमिलर हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो नॉर्मली रिप्रोडक्शन का मतलब रियली में होता भी यही है कि वैसा प्रोजेनी बना जो कि अपने माता और पिता यानी पेरेंट्स से मिलता जुलता, थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी मिलता जुलता हो सकता है। इनवेरिएबली एंड कम्प्लीटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही रेफर करते हैं ज़्यादातर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे हो गया फंजाई जो है खुद को मल्टीप्लाई और स्प्रेड इजली कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सेक्सुअल स्पोर होता है, और इससे आराम से वो अपना न्यू बेबी जो होता है उसको बना सकता है फंजाई, वो अपने सेक्सुअल स्पोर से। ये एक तरीका का एसेक्सुअल है, इसमें मतलब कि सेक्सुअल इवेंट कोई नहीं हो रहा है। और कुछ और जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे ईस्ट और हाइड्रा, वी ऑब्जर्व बडिंग, तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग भी होता है, ये भी एसेक्सुअल ही है रिप्रोडक्शन। और प्लेनेरिया में जो होता है ट्रू रिजेनरेशन, जिसमें जितना भी उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट रहता है, टूटा हुआ पार्ट, वो सब नया नया पार्ट बना लेता है। जितना भी पार्ट उसका खोया हुआ रहता है वो सारा मिल जाता है, और जितना भी कटा हुआ पार्ट रहता है वो क्या होता है, सब एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो ये भी एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। फंजाई हो गया, फिलामेंटस अलगी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस हो गया। प्रोटोनिमा में क्या है? प्रोटोनिमा ये एक तरीके का स्टेज है मोसिस का। इसके बाद आता है इसका लीफी स्टेज, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ही। तो प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब के सब मिल के फ्रेगमेंटेशन करता है, अलग 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 अपना अपना करता है। फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस अलगी में भी होता है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस होता है, ये सब। तो इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है, ये सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। अब देखिए वो जो हम आपको ऊपर पढ़ाए थे वही लाइन यहाँ पे आया हुआ है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगी और एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। मतलब रिप्रोडक्शन बोलिए या फिर ग्रोथ बोलिए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे क्या क्या है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेल डिवीजन, तीनों एक तरीके का इंक्लूसिव इवेंट है, तीनों एक साथ ही चलता है, समझिए। दैट इज इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और मासेस। तो ये बोला है कि हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर मास। मतलब ये इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है इस लाइन से कि सेल डिवीजन हो या फिर रिप्रोडक्शन हो या फिर ग्रोथ हो, तीनों एक ही बात होता है, इसलिए तीनों का एक नाम दे दिया गया है, दैट इज इंक्लूसिव इवेंट। Hence we notice that in a single cell organism we are not clear about the issues of two term growth and reproduction। देखिए वही बात फिर से रिपीट है कि सिंगल वाले सेल जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, जैसे मल्स हो गया, स्टेराइल्स हो गया, वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। मल्स क्या होता है? मल्स MULE, मल ये होता है कि जब मेल हॉर्स हो और फीमेल डंकी हो, ये दोनों मिल के जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो जो बच्चा बनता है वो होता है मल, जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं।
जब मेल का घोड़ा और फीमेल का गधा हो, मतलब यही सॉरी गधी, तो दोनों मिलकर जब रिप्रोडक्शन करेगा तो खच्चर पैदा लेता है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये स्टेराइल हो जाता है। आगे वर्कर बीज जो होता है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बीज में सिर्फ क्यून भी ही करता है। उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो कुछ ह्यूमन कपल हैं जो इनफर्टाइल हैं, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हैंस तो अब खुद बताइए, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है सारे लिविंग बींग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे लिविंग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए ह्यूमन कपल हो गया, वर्कर भी, और ये नॉन लिविंग में तो पाया ही नहीं जा रहा है, तो ये डिफाइनिंग होगा या करेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, तो क्या होगा, डिफाइनिंग या करेक्टरिस्टिक्स? तो आप लोग को क्या बताए थे, डिफाइनिंग उसको बोलेंगे जो 100% लिविंग में पाया जाए, 0% नॉन लिविंग में, और करेक्टरिस्टिक्स किसको बोलेंगे, जो लिविंग में भी पाया जाएगा, नॉन लिविंग में भी पाया जाएगा, और ये हो भी सकता है कि कुछ लिविंग में ना पाया जा सके। तो ये कौन सा फीचर हो गया, करेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो रिप्रोडक्शन को हम कौन सा फीचर बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फीचर या फिर नॉन डिफाइनिंग फीचर। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी इन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेटिंग बाय इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन हम लोग का हो गया पूरा। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन में बस यही था कि सेक्सुअल से भी हो सकता है, सेक्सुअल से भी हो सकता है, इसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन क्या है, तो उसके लिए आप लोग को बता ही दिए उसके लिए क्या है। तो जो नहीं कर पा रहे हैं रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइनिंग में रखते हैं, डिफाइनिंग में नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो नहीं कर पा रहे। अब आपका अगला करेक्टर पे चलते हैं, जो कि है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये केमिकल से मिलकर बना रहता है। दिस केमिकल्स आर स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एटसेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या चीज़ का मिलकर बना होता है, केमिकल का। ये केमिकल छोटे हैं या बड़े, लेकिन किसी न किसी क्लास से, किसी न किसी साइज से अपना अपना फंक्शन होता है सारे केमिकल्स का। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिकुल्स। वही मतलब कि हमारे बॉडी में ये केमिकल्स बनते रहते हैं और ये बायोमोलिकुल में चेंज होते रहते हैं। दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यही कन्वर्जन जो होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि अभी दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में हम लोग पढ़े हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो तीसरा मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़े हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक तरीका क्या है, ये एक तरीका केमिकल के बारे में इसमें होता है, हमारे शरीर में जितना भी केमिकल रिएक्शन होते रहता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। यानी केमिकल बना जो अलग अलग क्लास का है, साइज का, फंक्शन का, वो फिर चेंज होते रहता है बायोमोलिकुल्स में। तो इसी कन्वर्जन को ना हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम देते हैं। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलते रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग सिमल्टेनियसली इनसाइड ऑल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। मतलब मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसमें हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहता है। यहाँ तक कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जबकि वो इतनी छोटा सा होता है फिर भी, और हम लोग में तो होता ही है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई है, माइक्रोब्स है, ये सबके सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करता है, होता है ये सब में। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ओकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एकदम इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन है तो इसका आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body that is called metabolism. No non-living objects exhibit metabolism. अब क्या है, अब ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो मेटाबॉलिज्म करता है। अब हमारे घर में डब्बा है तो क्या वो मेटाबॉलिज्म करेगा, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग में ही होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब ऐसा बोला जा रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम उसको अपने शरीर से बाहर कोई चीज़ में कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इन अदर लिविंग। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए इधर एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं तो आप लोग को ये बात 2 बार बताए थे वहाँ पे, इन विट्रो और इन विवो कल्चर। तो ये इन विट्रो कल्चर हो गया, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स रख दिए हैं, और अब अगर हम इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाएं कुछ बैक्टीरिया डाल के, तो ये भी एक तरीके का जैसे लिविंग बीइंग में रिएक्शन होता है ना, वो उसी की तरह होगा रिएक्शन। हैंस आइसोलेटेड मेटाबॉलिक आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इन अदर लिविंग और नॉन लिविंग। Hence, while metabolism is a defining feature of all living without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living but still living reaction. अब देखिए ये जो विट्रो में रिएक्शन हो रहा है, ये तो जैसे लिविंग में रिएक्शन हो रहा था सेम एज टू सेम रिएक्शन तो हम करवा सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको हम लिविंग बोल दें, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है लिविंग की तरह, लेकिन ये लिविंग नहीं है। तो ऐसा बायोलॉजिकल टर्म में यूज किया गया है इसके लिए, इसको ना ही लिविंग बोला गया है और ना ही नॉन लिविंग, क्योंकि इसका रिएक्शन तो लिविंग की तरह हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हम लोग करवाए हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में, इसको हम ना ही लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो हम करवाए हैं ये एक तरीके का लिविंग रिएक्शन है। नाम जो इसका, जैसे हमारे शरीर के अंदर लिविंग रिएक्शन भी हो रहा है और हम लोग लिविंग भी हैं, लेकिन इसको ये सिर्फ लिविंग रिएक्शन है, ये नॉन लिविंग में ही काउंट होगा। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा हुआ है नेदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, इसको ना ही लिविंग माना गया है ना ही नॉन लिविंग माना गया है, इसको बीच का एक्सेप्शन रख दिया गया है। तो हैंस
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो पढ़े मेटाबॉलिज्म के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये क्यों लिख दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर। तो इसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि अब ये जो था आइसोलेटेड में जो हम रिएक्शन करवाए थे मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब में, क्या हम इसको लिविंग बोल दिए? इसको लिविंग नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये सब के सब में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर। ये ट्यूब जो था हम इसको लिविंग नहीं ना बोले, चूँकि इसमें लिविंग रिएक्शन भी हो रहा था, तभी हम इसको लिविंग नहीं बोले। क्योंकि ये नॉन लिविंग में एक तरीके का है, नॉन लिविंग में रिएक्शन करवाए थे, भले ही हम इसका बायोलॉजिकल टर्म से नाम रख दिए नेदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, लेकिन एक्चुअली में था तो ये नॉन लिविंग ही ना। तो इसको हम लिविंग कंसिडर नहीं किए, जबकि इसमें लिविंग रिएक्शन भी हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि हैज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल का बना हुआ हमारा बॉडी, ये भी एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर है, चूँकि नॉन लिविंग में ये फीचर नहीं पाएगा। अब अगला जो हमारा होगा ये है सेंस और रिस्पॉन्स। ये भी लिविंग का फीचर है, सेंस और रिस्पॉन्स। आपको वहाँ पे क्या हमने बताया था कि सेंस मतलब जैसे गर्मी वर्मी आता है तो हम लोग को पता चल जाता है, और हम लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं उसके प्रति, जैसे सूती कपड़ा पहनते हैं ताकि गर्मी कम लगे, और पसीना वसीना ये सब आए तो सूख जाए नॉर्मली, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ठंडी हो तो हम लोग को पता चल जाता है कि अभी ठंडी है, सेंस करके, और स्वेटर वगैरह ये सब पहन के रखते हैं। एक तरीके का रिस्पॉन्स हो गया। तो परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब बोला है सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर यही है, जो कि है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, यानी कि सेंस और रिस्पॉन्ड। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, इसको बाप फीचर भी बोलते हैं, मतलब कि बहुत ही रेयर फीचर है। देखिए जैसे गर्मी आता है तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि गर्मी लगने लगता है। तो ये हम लोग का स्पेशल फीचर हुआ, बहुत ही भयंकर फीचर। और हम लोग इसके प्रति कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मेरा हाथ पका, फिजिकली अगर आया इन्वायरमेंट स्टिमुलाई फिजिकली, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, मेरा हाथ पका, तो उसमें हम क्या करते हैं, तुरंत अपने हाथ को हटाते हैं, हम सेंस की और तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकली हमारे शरीर पे कोई एसिड आ गया तो तुरंत हम सेंस करते हैं और तुरंत उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। बायोलॉजिकल अगर आपको रिस्पॉन्स देखना है तो वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसको घटपर्णी बोलते हैं हिंदी में, वेनस फ्लाई ट्रैप पे क्या होता है कि जैसे ही इंसेक्ट आता है वो उसको सेंस हो जाता है और तुरंत उसको बंद कर देता है, यानी रिस्पॉन्स करता है उसके प्रति। तो इस तरीके से सेंस और रिस्पॉन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन लिविंग में नहीं होता है सेंस और रिस्पॉन्स। अब टेबल पे कोई चीज़ गिरा तो टेबल को थोड़ी उससे कुछ मतलब है, क्या गिरा नहीं गिरा। तो वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस और ऑर्गेन्स। तो जितना भी हम सेंस कर पाते हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन जानते ही होंगे। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूट्स। तो प्लांट भी क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। जैसे लाइट हो गया, आप लोगों ने देखा होगा सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो लाइट की ओर मुड़ा होता है, तो वो क्या है, एक तरीके का रिस्पॉन्स है प्लांट का लाइट की ओर। वाटर पे रिस्पॉन्स करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मतलब जिस साइड ज़्यादा वाटर दीजिएगा प्लांट के, उस साइड ज़्यादा झुका हुआ रहता है वो, तो ये भी एक रिस्पॉन्स ही हुआ। टेम्परेचर पे भी देता है। और बहुत जगह देखिएगा आप, जहाँ पे पॉल्यूएंट्स रहता है वहाँ पे पौधे कम रहते हैं, तो ये भी एक तरीका क्या है, रिस्पॉन्स ही है प्लांट की तरफ से। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल क्यूजेज। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स हो या फिर कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, ये सब के सब सेंस और रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल क्यूजेस पे। अब फोटो पीरियड यानी कि सन ड्यूरेशन अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीरियल पीरियड। अब सन का जो ड्यूरेशन है, यानी फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट और पीरियड मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन। फोटो मतलब यानी सन का ड्यूरेशन, सन का ड्यूरेशन से क्या हो सकता है, जितने भी सीजनल ब्रीडर हैं, मतलब कि जो पौधे सीजन में सीजन लगते हैं, उसमें क्या हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए सन नहीं हो गया बहुत दिन तक, तो उस पर इफेक्ट हो ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आते ही रहता है इस पे क्वेश्चन। फोटो पीरियड्स इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, मतलब कि सन का जो ड्यूरेशन है ये एक तरीके से सीजनल ब्रीडर जो प्लांट हैं, जो कि सीजनली व सीजनल लगते हैं, तो उसमें इफेक्ट हो जाता है। उसका फल ये सब लगने में लेट हो जाता है, उसमें फूल थोड़ा लेट आता है, ये सब हो जाता है। बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए सीजनल ब्रीडर्स जो है प्लांट्स हैं, तो इसमें भी इफेक्ट होता है, और यहाँ तक कि एनिमल्स में भी इफेक्ट होता है सन के आने से। ये तो आप लोग को पता ही है कि अगर सन नहीं आएगा तो हम लोग में क्या क्या हो सकता है। तो ये सन का जो ड्यूरेशन है वो मायने रखता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये फोटो पीरियड इफेक्ट कर दिया यानी कि सीजनल ब्रीडर को। अब आगे चलते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके शरीर के अंदर केमिकल आते रहता है, इसको सारे कोई हैंडल करते हैं। हैंडल मतलब क्या हुआ, एक तरीके का रिस्पॉन्स हुआ। ऑल ऑर्गेनिज्म देयर फॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मान लीजिए उसके शरीर पे एसिड आएगा तो वो उसको किसी न किसी तरह हैंडल करेगा, हटाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह अवेयर है, यानी कि अपने चारों ओर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको लेकर अवेयर है। गर्मी आता है तुरंत हम कपड़ा पहन लेते हैं, मतलब अपने चारों ओर के लिए अवेयर है, चारों ओर क्या हो रहा है उसके लिए अवेयर है।
ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अब बोल रहा है ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वो खुद के लिए ज़्यादा मतलब कि अवेयर रहता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है। मतलब ये कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही होता है। अगर मान लीजिए अभी एकाएक हम लोग के ऊपर कुछ गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, चोट लगता है, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीका कॉन्शियसनेस का तरीका ही है, हम लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया। तो कॉन्शियसनेस नॉर्मली क्या होता है, तो कॉन्शियसनेस तो हर कोई दिखाता है। जैसे आप लोगों ने प्लांट में भी देखा कि किस तरह मतलब कि जिधर लाइट है उधर भागने लगता है प्लांट का फेस सूरजमुखी में। तो डिपेंड करता है ये सब लाइट वाइट ये सब पे उसका कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग अभी क्या क्या देखें कि कॉन्शियसनेस एक ऐसा चीज़ है जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसको फील करके अपने में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है क्या नॉन लिविंग भी कर सकता है, क्या नॉन लिविंग क्या टेबल को पता चल जाएगा कि उसके चारों ओर अभी गर्मी है और उसको अभी खुद ब खुद अंदर आ जाना चाहिए, तो ये पता नहीं चल सकता है। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ही इसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहे थे, प्लांट्स एनिमल्स ये सारा चीज़ रिस्पॉन्स करा था, बट नो वन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन टू रिस्पॉन्स। ओके, तो अब ये है अब कॉन्शियसनेस तो हम समझ गए कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है कि सिर्फ लिविंग में पाया जा रहा है, तो इसको ये भी हो गया डिफाइनिंग फीचर। देखिए व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग। जैसे हम ह्यूमन बीइंग पे आएंगे तो हमको ये बात समझ में नहीं आएगा कि लिविंग स्टेट होता क्या है। उधर पेशेंट्स लाइंग इन अ कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस्ड हार्ट एंड लंग्स। The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal living on a living। अब हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा था, सेल्फ कॉन्शियसनेस लिविंग हुआ एक तरीके से, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जो सिर्फ लिविंग में होगा जो फीचर तो उसको बोलेंगे डिफाइनिंग। लेकिन एक्चुअली में सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइन फीचर नहीं होता है, क्योंकि कुछ आदमी जो कुछ ह्यूमन बींग्स हैं ये ऐसे भी होते हैं जो कोमा में गए हुए होते हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल में होते हैं, उनका हार्ट और लंग रिप्लेस होते रहता है, मशीन के द्वारा उनको सपोर्ट दिया हुआ रहता है, बहुत बहुत दिन तक लोग कोमा में रहते हैं। तो उसका ब्रेन एक तरीके का ब्रेन डेड उसका नाम रखा जाता है। ब्रेन डेड मतलब कि ब्रेन डेड यानी कि उसका दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, काम ही नहीं करते रहता है एक तरीके से, उसका सारा बॉडी का फंक्शन जो है वो चलते रहता है पर उसका ब्रेन डेड होता है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास अपना कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हर सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में अब हम क्या बोलेंगे कि ये हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है। जो पेशेंट कोमा में है उसमें नहीं पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग होगा, क्योंकि वो सिर्फ लिविंग में ही होता है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी खुद के लिए अवेयर सारे ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बोलेंगे। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जितना भी ये लिविंग फिनोमिना होते रहता है ये सब कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन के कारण होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। अब बोला टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होगा ये कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन सेल से ही, सेल के इंट्रैक्शन से ही टिश्यू बनता है, यानी सेल के इंट्रैक्शन से टिश्यू बनता है। पर क्या होता है कि जो टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेल से डिफरेंट होता है। उसी तरह सेलुलर ऑर्गेनेल जो बनता है, सेल का ऑर्गेनेल, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट से उसका जो प्रॉपर्टी होगा सेल ऑर्गेनेल का वो अलग हो जाता है। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट। यही तो आप लोग को क्या बताते हैं, यही सब इंट्रैक्शन कर करके क्या होता है, इमरजेंट होता है, यानी कुछ नया चीज़ बन जाता है जो कि जिस चीज़ से इंट्रैक्शन होती रहता है उससे बिल्कुल अलग होता है, वो हायर लेवल पे हो जाता है। दिस फेनोमिना इज ट्रू इन हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। मतलब कि यही फेनोमिना जितना भी लेवल है चलते रहता है। जैसे हमारा बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल क्या करता है, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनता है, तो वो प्रॉपर्टी जो टिश्यू का होगा वो सेल में नहीं पाया जा सकता, वो बहुत अलग फीचर हो जाता है। तो इंट्रैक्शन करते करते क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, बहुत सारा चीज इंटरेक्ट करता है, उसके बाद फिर नया इमर्ज होता है जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि डिवाइड कर सकता है, इवॉल्विंग यानी कि इमर्ज भी कर सकता है। इमर्ज पढ़े, इमर्ज मतलब क्या कि जो छोटा छोटा चीज़ है जैसे सेल मिल के बना लेता है टिश्यू, तो वो क्या होता है, इमर्ज होता है, इमर्ज, और उसमें नया प्रॉपर्टी आ जाता है जो कि सेल से डिफरेंट होता है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पे बोलना चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, इवॉल्विंग होगा, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव होगा, और वो मतलब कि आराम से एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे हो गया कोई भी चीज़, तो हम लोग का गर्म ही लगता है हाथ पे का हीट के कारण, तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक तरीके का इवोल्यूशन का क्या है,
स्टोरी है, यानी कि स्टोरी की तरह है, एवोल्यूशन किस किस तरह हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि किस तरह हमारा आदमी जो है किस किस तरह आया है, पहले क्या था, ये सब के बारे में बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्री। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे सब के सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है और लेकिन अलग अलग डिग्री पे वैरी करता है। तो पूरा पढ़ लिए हम लोग। एक टॉपिक हो गया है इसमें। कितना टॉपिक है आप लोगों को शुरू में बताए थे। इसमें टॉपिक है 4। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिकल ऐड। तो व्हाट इज लिविंग आज पढ़ लिए। बाकी जो वीडियो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल ऐड्स, ये आपको एक एक करके सारा दिन अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।